प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में। प्यारे दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसमें कितने चरण है, वो जो 3 चरण थे प्यारे दोस्तों, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो प्यारे दोस्तों आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में, है ना। भू राजस्व प्रणाली जो था अंग्रेजों के समय प्यारे दोस्तों हमारे देश भारत में, वो कैसा था, किस तरह से काम करता था, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों चैनल में बने रहिए और चलिए प्यारे दोस्तों बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों लैंड रिवेन्यू सिस्टम। क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्यारे दोस्तों कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो किस तरह से काम किया या फिर किस तरह के नियम बनाए थे अंग्रेजों ने हमारे देश भारत में। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने कि द परमानेंट सेटलमेंट, है ना, द परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम, अस्थाई बंदोबस्ती या फिर जमींदारी प्रथा। इसमें क्या था प्यारे दोस्तों कि भारत के कुल जमीन के 19% भाग पर लागू किया जाना था। भारत का जितना भी टोटल जमीन था प्यारे दोस्तों, है ना, उसके 19% एरिया पर इस नियम को या फिर इस जमींदारी प्रथा को लागू किया जाता था, है ना। कितने 19% एरिया पर, 19% भाग पर कौन कौन से जगह आते थे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बनारस, है ना। ये जो थे प्यारे दोस्तों जगह ये शामिल थे जहां पर कैसा सिस्टम चलता था, जमींदारी सिस्टम चलता था, जमींदारी प्रथा चलता था, है ना। इसी को क्या बोला जाता है? अस्थाई बंदोबस्ती, द परमानेंट सेटलमेंट, है ना प्यारे दोस्तों। तो ये कौन कौन से जगह थे प्यारे दोस्तों? 19%, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बनारस, ये जगह शामिल थे प्यारे दोस्तों। और दूसरा सिस्टम जो है प्यारे दोस्तों वो है रैयतवाड़ी सिस्टम। कौन सा है प्यारे दोस्तों? रैयतवाड़ी सिस्टम। द रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी प्रथा भारत के कुल जमीन के 51% भूभाग पर लागू किया गया, है ना। अंग्रेजों ने भारत के 51% भूभाग पर क्या कौन सा प्रथा लागू किया? रैयतवाड़ी प्रथा। 51% भाग पर कौन कौन सा आता था? बॉम्बे, मद्रास और असम का क्षेत्र आता था प्यारे दोस्तों। कौन कौन सा? 51% भाग पर बॉम्बे, मद्रास और असम उस समय में। अब है प्यारे दोस्तों दूसरा जो है प्रथा जो था प्यारे दोस्तों, दूसरा सिस्टम वो कौन था? द महलवाड़ी सिस्टम, है ना। कौन प्यारे दोस्तों? द महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी प्रथा में इसमें क्या होता था प्यारे दोस्तों कि भारत के कुल जमीन का 30% भाग पर लागू किया गया। तो ये जो है महलवाड़ी प्रथा प्यारे दोस्तों भारत के कुल जमीन के 30% भाग पर लागू किया गया, इशू किया गया, है ना। और 30% भाग पर कौन कौन जगह आता था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस के क्षेत्र इसमें शामिल थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो 30% में क्या था? महलवाड़ी प्रथा। 50% में क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम, है ना। और जो 19% जो था प्यारे दोस्तों उसमें क्या था? जमींदारी प्रथा, है ना। परमानेंट सेटलमेंट था, है ना, अस्थाई बंदोबस्ती था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से तीन चरणों में विभाग था ये भू राजस्व प्रणाली हमारे देश भारत में प्यारे दोस्तों। अंग्रेजों ने 3 तरह से हमारे देश के जमीनों को, स्थानों को बांट दिया था। उसी के अनुसार जो है कर टैक्स वसूल करते थे, है ना। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भारत में 1765 से 72 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया, तब उस समय के तहत खूब लूट की गई, है ना। बंगाल में जो है प्यारे दोस्तों 1765 से 72 का जो समय है वो उसमें द्वैत शासन लागू किया गया था, है ना, सिर्फ बंगाल में। तो वही जो समय है प्यारे दोस्तों उस समय को क्या कहा जाता है? उस समय में क्या हुआ? बहुत तरह से मतलब खूब तरीके से लूटा गया किसको? बंगाल को, है ना। बहुत लूट हुई, मतलब कि दोहरा कर देना पड़ता था बंगाल के लोगों को।
जिसके तहत बंगाल में 2 तरह के कर वसूल किया जाता था, है ना। तो बंगाल में 2 तरह का कर वसूल किया जाता था प्यारे दोस्तों, है ना, 2 तरह का। एक कर ईस्ट इंडिया कंपनी को और दूसरा था मेरे प्यारे दोस्तों स्थानीय शासकों को दिया जाता था। तो इसीलिए इसे कहा जाता है द्वैध शासन, है ना। तो 2 रूपों से क्या दिया जाता था, कर दिया जाता था। एक स्थानीय शासन जो होता था उसको, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की, उसमें दिया जाना पड़ता था प्यारे दोस्तों। इस तरह से वो द्वैध शासन किया गया वहां पर। इसी में क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि जिसमें वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। करप्शन जो है प्यारे दोस्तों इससे वहां बहुत ज्यादा बढ़ गया, और पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है क्या हो गई, चरमरा गई, है ना। एकदम पूरा टूट गया, एकदम बिखर गया। वहां का जो अर्थव्यवस्था था प्यारे दोस्तों पूरा एकदम खराब हो गया। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इसलिए 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का जनरल गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसने भारत आकर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, है ना। जो कौन, वॉरेन हेस्टिंग था प्यारे दोस्तों, वो 1772 ईस्वी में बंगाल का जनरल गवर्नर बनकर आया, और द्वैध जो शासन चल रहा था वहां पर उसको क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग द्वारा यह व्यवस्था लाया गया कि जो किसी प्रांत का ऊंची बोली लगाएगा उसे ही कर लगान वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। तो अब उसमें क्या होने लगा प्यारे दोस्तों, बोली लगने लगा, है ना। वॉरेन हेस्टिंग आने के बाद उसमें एक चेंजेस लाया और बदलाव लाया, और बोला कि जो इस क्षेत्र के लिए सबसे ऊंचा बोली लगाएगा, है ना। जैसे आईपीएल होता है प्यारे दोस्तों, तो उसमें खिलाड़ियों की बोली लगती है। जिस खिलाड़ी पर ज्यादा बोली लग गया वो खिलाड़ी उस टीम से खेलने लगता है। उसी तरह से प्यारे दोस्तों यहाँ भी है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया कि इस क्षेत्र के लिए जो सबसे ऊंचा क्या लगाएगा, बोली लगाएगा, रकम बोलेगा, है ना। उसके बाद ही उसको क्या किया जाएगा, यहाँ के लिए कर वसूलने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो किस तरह से कर वसूले उससे उसको मतलब नहीं है, बस उसको सालाना इतना रुपया, जैसे कि किसी ने बोली लगाया कि 10 करोड़, और 10 करोड़ से ज़्यादा फिर बोली नहीं लगी, तो जो आदमी 10 करोड़ की बोली लगाया होगा वो उसको सालाना 10 करोड़ देगा। और उसके बाद वो उससे उस जगह से जितना भी कर वसूले, कैसे कर वसूले, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। तो इसी के बाद देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में, तब बंगाल का जनरल बनाकर लॉर्ड कार्नवालिस को भेजा गया, है ना। किसको भेजा गया, लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का जनरल बनाकर भेजा गया। कब, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था तब इसने एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की, है ना। जब जनरल बनकर आया कौन, लॉर्ड कार्नवालिस मेरे प्यारे दोस्तों, तब इसने एक राजस्व बोर्ड की क्या की, स्थापना की, और अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा शुरू की। ये आया और उसके बाद फिर इसने बदलाव किया, और क्या किया इसने कि अस्थाई बंदोबस्ती का जो है परमानेंट सेटलमेंट का जो है सिस्टम इसने बनाया। इसके तहत यह निर्णय लिया गया कि बंगाल में जितने भी प्रांत हैं वहां एक आदमी को 10 साल के लिए कर वसूल करने का अधिकार दिया गया। वही जमींदार कहलाया, है ना, वही जो है जमींदार कहलाया। यह जमींदार उस प्रांत का मालिक होगा, और जितना भी कर वसूल करेगा उसमें से वह 11% रखकर 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, है ना। तो इस तरह से जब लॉर्ड कार्नवालिस आया मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसने क्या किया, एक प्रांत के लिए एक आदमी या फिर कह सकते हैं कि अधिकारी नियुक्त किया, और जो 10 साल के लिए होता था, है ना, और उसी को अधिकार दिया गया वहां से कर वसूलने का, है ना। और साथ ही उसका यही काम था कि कर वसूल कर कर जितना भी कर वसूलेगा उसका 11% जो है खुद रखेगा, और 89% जो है 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। तो वही जो आदमी होता था प्यारे दोस्तों प्रांत का, उसको क्या कहा जाता था, जमींदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जमींदार। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत, है ना। अभी जैसे कि हमने ऊपर में देखा था प्यारे दोस्तों कि 3 तरह का
कर वसूल करने का तरीका था, है ना। अंग्रेजों ने 3 तरह के कर लगा रखे थे हमारे भारत में। तो ये तो था जमींदारी प्रथा जो प्यारे दोस्तों, है ना, जो 19% जमीन पर, भारत के टोटल जमीन पर लिया जाता था। तो सेकंड है, इधर एक बात हो रहा है प्यारे दोस्तों कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा की गई, है ना। जो ये रैयतवाड़ी प्रथा जो शुरू हुआ प्यारे दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत सभी प्रांतों को छोटे छोटे इकाई गांव के रूप में बांटा गया, जहां का मालिक मुखिया हुआ करता था, जिसे लंबरदार कहा जाता था, है ना। तो प्यारे दोस्तों, महलवाड़ी प्रथा में क्या होता है कि जो जगह होता था, कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रांत, उसको एकदम गांव की इकाई के रूप में बांट दिया गया है। एकदम सबसे छोटी इकाई गांव, है ना, अभी भी है, गांव से छोटा कुछ तो होता नहीं है। तो सबसे छोटी इकाई गांव के रूप में बांट दिया गया सभी प्रांतों को, और वहां पर एक मुखिया बनाया गया जो उस गांव का क्या होता था? मालिक। और वही क्या करता था? मुखिया वहां से कर वसूलने का काम करेगा। आगे देखते हैं, है ना। तो जो मुखिया हुआ करता था प्यारे दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता था? लंबरदार। क्या? लंबरदार भी मुखिया को कहा जाता था। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि लंबरदार क्या काम करता था। कि लंबरदार इस प्रथा के तहत 1822 ईस्वी में, है ना, 80% कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था और 20% अपने पास रखता था। तो जो प्यारे दोस्तों लंबरदार मुखिया होता था, वो क्या करता था? कर वसूल करने के बाद, पूरे गांव से कर वसूल करने के बाद, वो 20% जो है अपने पास रखता था और 80% अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था प्यारे दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जब विलियम बेंटिंक भारत का जनरल गवर्नर बनकर भारत आया, है ना, जब विलियम बेंटिंक जो है भारत का जनरल गवर्नर बनकर भारत आया, तब एक एक्ट पारित करके 1833 ईस्वी में, तब उसने एक एक्ट को पारित किया, एक अधिनियम को पारित किया, है ना। इसमें 1833 ईस्वी में 80% की सीमा को कम करके 66% कर दिया, है ना। तो जो 80% सीमा था प्यारे दोस्तों, 80% मुखिया को देना पड़ता था, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब वो क्या कर दिया? उसको 66% ही कर दिया और बाकी मुखिया। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों भू राजस्व प्रणाली किस तरह से, लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से भारत में चलाए थे अंग्रेज लोग, है ना। आगे देखते हैं हम प्यारे दोस्तों कि इसी से रिलेटेड अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा प्यारे दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का, उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है छोटा सा, वो है डिक्लाइन ऑफ विलेज, है ना। डिक्लाइन ऑफ विलेज इंडू एंड टाउन हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, ग्रामीण उद्योग एवं नगरीय दस्तकारियों का पतन। तो विलेज इंडू एंड टाउन हैंडीक्राफ्ट जो था प्यारे दोस्तों, इसका किस तरह से पतन किया अंग्रेजों ने, किस तरह से इसका खात्मा हुआ, है ना। तो उसके बारे में जो है प्यारे दोस्तों आज हम देखते हैं कि उद्योग में बात करें तो भारत की सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। अगर भारत की उद्योग उस समय की जो है प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों के समय की अगर बात करें, तो जो भारत के उद्योगों में से जो एक उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ ढाका का मलमल, कश्मीर का शॉल, लाहौर के गलीचे, बनारस में जरी का काम, है ना, और अहमदाबाद में सूती धोती और दुपट्टे, सारे उद्योग प्रसिद्ध थे। तो प्यारे दोस्तों इतने सारे उद्योग जो है हमारे देश भारत में प्रसिद्ध थे। क्या क्या? पहला तो सूती वस्त्र उद्योग, है ना, और इसके साथ साथ ढाका में जो मलमल है प्यारे दोस्तों, है ना, मलमल के जो कपड़े होते हैं वे, और कश्मीर की जो शॉल है, ये सब अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। और लाहौर के गलीचे, बनारस में जरी का काम होता था बनारस में, और अहमदाबाद में जो सूती के धोती और दुपट्टे सारे ये जो बनते थे, है ना, ये सारे उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन सभी उद्योगों को भारतीय अपने हाथों से ही बनाया करते थे। तो जितने भी ये सब उद्योग होता था प्यारे दोस्तों, वो जितने भारत के लोग अपने हाथों से ही क्या करते थे? बनाया करते थे। किंतु
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्यारे दोस्तों भारत आई, तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। क्या बदला प्यारे दोस्तों कि किंतु ब्रिटिश काल में जो कंपनी की आर्थिक नीतियां आई है ना, उसका सीधा असर भारत के ग्रामीण उद्योग और नगरीय दस्तकारियों पर पड़ा और इनका पतन होना शुरू हो गया। तो जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करने लगे है ना, तो कंपनी द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी इकोनॉमिक की नीतियाँ इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है ना, उसका सीधा असर जो है प्यारे दोस्तों भारत के जो ग्रामीण उद्योग था और नगरीय दस्तकारी हुआ करता था प्यारे दोस्तों, उन पर सीधा असर पड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे उनका पतन भी होना शुरू हो गया प्यारे दोस्तों। इन 1820 ब्रिटेन क्लोज द इंपोर्ट ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो प्यारे दोस्तों, तो 1820 ईस्वी में क्या किया ब्रिटेन ने कि जो भारत से बने हुए हैंडीक्राफ्ट और जो भी उत्पाद होते थे है ना, उनका इंपोर्ट आयात करना बंद कर दिया, खरीदना बंद कर दिया पूरी तरीके से प्यारे दोस्तों। पहले तो बाजार बना लिया है ना, सामानें खरीदने लगा, अब धीरे धीरे क्या करने लगा, उनके सामानों को खरीदना बंद कर दिया। किसके? भारत के लोगों के। आगे इसी में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया, जिससे भारतीय निर्यात करने में असक्षम होने लगे, जिससे ब्रिटेन के बाजार भी बंद होने लगे है ना। तो टैक्स जो है प्यारे दोस्तों, निर्यात टैक्स, इंपोर्ट टैक्स अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके वजह से जो भारत के है ना उद्योग चलाने वाले लोग हुआ करते थे, उन पर सीधा असर हुआ और क्या होने लगे, सामानों का निर्यात तो बंद होने लगा, टैक्स बढ़ गया। और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया तो कौन निर्यात करेगा है ना, जितना इनकम नहीं हो रहा उससे ज्यादा उसको टैक्स देना पड़ रहा, फायदा ही नहीं होगा। तो इस तरह से अंग्रेजों की एक चाल थी प्यारे दोस्तों उद्योग को बंद करने का। तो इस तरह से जो है भारतीय उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए है ना, एबल नहीं होने लगे, कैपेबिलिटी उनकी छीन गई भारत के लोगों की निर्यात करने का। और इसके वजह से ब्रिटेन के में जो बाजार हुआ करता था वो भी बंद हो गया। अब सामान ही नहीं जाएगा तो कैसे बाजार चलेगा नहीं ना। तो इस तरह से बंद होना पड़ा। इस तरह भारतीय ग्रामीण उद्योग एवं नगरीय दस्तकारियों का पतन हो गया और भारत मात्र अंग्रेजों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाला देश बन गया है ना। तो यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स बनती थी मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी उत्पादन होता था सारा का सारा क्या हो गया, बंद हो गया। अब भारत में सिर्फ अंग्रेजों को क्या दिया जाने लगा, कच्चा माल दिया जाने लगा। सिर्फ अंग्रेज जो है यहाँ से कच्चा माल लेकर के सीधा कहाँ इंपोर्ट करने लगे, अपने देश ब्रिटेन, और वहां पर जो है जितने भी उद्योग थे स्थापित करके वहां से सामान बना करके फिर वापस इंडिया में ला करके बेचते थे। वहां तो बेचते ही थे, उसके बाद यहाँ भी बेचना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पर निर्यात टैक्स बढ़ा रखा था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके बाद अंग्रेजों द्वारा है ना पेशगी दी जाती थी भारतीय किसानों को, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता था। तो ये प्यारे दोस्तों याद रखने वाली बात है कि ददनी प्रथा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा पेशगी दिया जाता था, मतलब कि कुछ रकम पहले ही दे दिया जाता था। किसको? भारतीय किसानों को है ना, भारतीय किसानों को कुछ रकम दिया जाता था पेशगी, उसी को बोलते हैं प्यारे दोस्तों। और इसी प्रथा को जो है क्या कहा जाने लगा, ददनी प्रथा कहा जाने लगा। इस प्रथा के अनुसार अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों को एक निश्चित रकम दी जाती थी और तय दिन तारीख तक किसानों से कच्चा माल लिया जाता था है ना। मतलब कि जमीन हमारा, हाँ जमीन हमारा, सब कुछ हमारा, और दूसरा आदमी आकर के हमको जैसे कि 100 रुपया दे दिया मुझे पैसा पहले ही, और बोला कि अगले 30 तारीख तक मुझे 10 केजी क्या चाहिए, कपास चाहिए। इस तरह से जो है प्यारे दोस्तों एक प्रथा का शुरुआत किया अंग्रेजों ने। तो यही है ददनी प्रथा है ना। इसके तहत क्या हुआ प्यारे दोस्तों, क्या असर देखने को मिला कि भारतीय उद्योगों एवं दस्तकारियों है ना, भारतीय उद्योगों एवं दस्तकारियों का एक बड़ा
पतन का बड़ा कारण यह भी था कि भारत में सड़कों का विकास बढ़ रहा था और यातायात के विकास से अंग्रेज कच्चे माल को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचा रहे थे, है ना। तो भारतीय उद्योगों और दस्तकारियों का एक बड़ा कारण ये भी था प्यारे दोस्तों पतन का, कि जो भारत के सड़कों का विकास हो रहा था वो बढ़ रहा था और बढ़ने के साथ यातायात की जो सुविधाएं थी वो भी विकास हो रहा था, जिसके वजह से अंग्रेज कच्चे माल को आसानी से कहाँ तक पहुंचा रहे थे, बंदरगाहों तक पहुंचा पा रहे थे और वहां से इंपोर्ट करके अपने देश ब्रिटेन ले जा रहे थे। ग्रामीण उद्योग एवं नगरीय दस्तकारियों का पतन को ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, अनुद्योगीकरण कहा जाता है ना। जो ग्रामीण उद्योग और दस्तकारियों का पतन हुआ प्यारे दोस्तों भारत में, उसी को क्या बोला जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, अनुद्योगीकरण कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक बातें अच्छी से समझ में आई होंगी। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब चर्चा करेंगे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का वाणिज्यकरण किस तरह से भारत में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों तक फैलाएं प्यारे दोस्तों, ताकि ये जो चैनल का परिवार है वो बड़ा हो सके और आपके बीच में ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।